जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डीएनए के बारे में। अगर आप पीछे की क्लास में हम लोग सेल्स के बारे में बता दिए थे, कोशिका के बारे में ऑलरेडी आप लोग को हम समझा दिए थे। अगर आप पीछे की क्लास में कोशिका के बारे में नहीं देखे हैं तो जाकर आप पीछे प्ले लिस्ट में आपको सेल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, उसको जाकर आप देख लो, जिससे पूरी तरह से आपको है ना कंफर्म आपको पता हो जाएगा कि सेल्स क्या है, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका के पूरे डिटेल्स हम आपको दे चुके हैं। जो आज हम लोग सेल्स के एक ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है डीएनए। डीएनए के बारे में आज हम लोग बखूबी से चर्चा करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो पर बने रहे। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो आप तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ से हर एक टॉपिक किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो कॉम्पिटेटिव हो या अदरवाइज किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ से बायोलॉजी का फैकल्टी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है। तो आइए चलिए हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, डीएनए के बारे में। यानी डीएनए होता क्या है। डीएनए को चालू करने से पहले बस एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। उसके बाद मैं आपको कहना अपने टॉपिक को ओर ले चलता हूं जिसका नाम है डीएनए। लेकिन ध्यान दीजिएगा डीएनए के बारे में, तो डीएनए के बारे में डीएनए होता क्या है, डीएनए क्या करेगा नहीं करेगा, डीएनए कैसे आनुवंशिकता का विकास करेगा, पूरे हम लोग लेक्चर वीडियो में समझने वाले हैं। तो इसलिए एकदम वीडियो पर बिंदास होकर एकदम आराम से बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने दिया जा रहा है। तो चलिएगा, सबसे पहले डीएनए में देखिएगा। डीएनए से पहले हम लोग पढ़ेंगे एक न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक एसिड। तो कहेंगे कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, जिसमें हम लोग पीछे की क्लास में आप लोग को बताए थे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, जिसके बारे में हम आप लोग को बताए थे कि मान के चलो कि हमारा एक कोशिका हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, और कोशिका झिल्ली के अंदर बहुत सारे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, यानी है ना बहुत सारे माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया। उसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जाता है जिसमें हम लोग बताए थे न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में आप लोग से चर्चा किए थे, न्यूक्लियस के बारे में। और आपके न्यूक्लियस के बारे में हम आप लोग को बताए थे कि न्यूक्लियस जो होता है यानी एक कोशिका झिल्ली के अंदर होता है, जो सभी पार्ट को क्या करता है, इधर उधर जाने से क्या करता है, रोकता है। यानी एक प्रकार का अम्ल होते हैं, एक प्रकार की क्या होते हैं, एसिड होते हैं। क्या होते हैं? एसिड होते हैं। क्लियर हुआ? तो वही न्यूक्लिक अम्ल को, उसी न्यूक्लिक एसिड को जब निकालेंगे हम लोग, जब अगर बात कीजिएगा कि हमारे शरीर में जानते होंगे कि हमारे शरीर में जो होते हैं असंख्य कोशिका पाए जाते हैं, असंख्य कोशिका पाए जाते हैं। तो उसी कोशिका को एक निकालेंगे, असंख्य कोशिका में से एक कोशिका को पकड़ के खींचिए, एक कोशिका को पकड़ के खींचेंगे तो वो हमारा मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, उसके अंदर केंद्रक मिलेगा। उसके अंदर क्या मिलेगा? केंद्रक मिलेगा। और उसी केंद्रक को जब फाड़ के निकालेंगे तो वही हमारा मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा। और वही न्यूक्लियस के फाड़ के जरा देखोगे, उसी न्यूक्लियस को जो फाड़ के देखोगे तो यही हमारा देखो बना क्रोमोसोम बना। क्या बना? क्रोमोसोम बना। और यही क्रोमोसोम आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, एक्स जैसा देख रहे होगे, यही हमारा क्रोमोसोम है, जिसमें हम लोग क्रोमोसोम के बारे में बता देते हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम क्या किसे कहते हैं। तो क्रोमोसोम जो होता है वो जोड़े के रूप में होता है। यानी कितने जोड़ा होता है? वो 23 जोड़ा होता है। ऑलरेडी हम पीछे की क्लास में बता दिए थे। अगर हम लोग बात करते हैं मानव में क्रोमोसोम की संख्या होता है 23 जोड़ा होता है। कितने जोड़ा होता है? 23 जोड़ा। अगर जोड़ा बोलेगा तो 23 कहना, अगर संख्या कहेंगे तो 46 कहेंगे। यानी संख्या आपसे अगर पूछ दे तो संख्या कितना होगा? 46 होगा। अगर जोड़ा बोल देगा तो 23 जो हो जाएगा आपका जोड़ा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि हमारे शरीर के लगभग जो पार्ट्स जो होते हैं, यानी कितने रूप में होते हैं? जोड़े के रूप में। जैसे अगर बात करो, हाथ हमारा जोड़ा के रूप में हो गया, आंख हो गया जोड़ा के रूप में हो गया, मुंह का जबड़ा हो गया जोड़ा के रूप में हो गया। शरीर के अन्य भाग की भी बात करो तो हमारे कितने के रूप में होते हैं? जोड़ा के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? जोड़ा के रूप में होते हैं। और इसी प्रकार से देखिएगा कि हमारे शरीर के अंदर जो होता है क्रोमोसोम जो हो गया, ये कितने जोड़ा में होते हैं? 23 जोड़ा में होते हैं। अगर संख्या आपसे पूछ दे तो वो कितने संख्या में होते हैं? 23 है। नहीं, जोड़ा में पूछ दे तो 23 जोड़ा होगा। अगर संख्या कर देगा तो 46 संख्या में होगा। यही आपको देख रहे होगे, यानी आपको इसी का नाम है आपका क्रोमोसोम। क्लियर हुआ? अब हम क्रोमोसोम के बारे में चर्चा किए थे।
अब क्रोमोसोम को जब निकालेंगे, क्रोमोसोम देख रहे हो ना एक्स जैसा, अगर क्रोमोसोम को अगर हम लोग देखा गया, उसको खींचा गया, क्या किया, खींचा गया, तो स्प्रिंग जैसा मिला था। जो स्प्रिंग जैसा जो मिला था वो सर्वप्रथम जो बताने वाले थे, जिनका नाम था कार्ल्स, है ना, कार्ल्स बर्गर, क्या थे, कार्ल्स बर्ग जो थे, उन्होंने डीएनए के बारे में सबसे पहले देखा था। जहां सबसे ऑब्जेक्टिव है ना क्वेश्चन कर सकता है कि डीएनए को सबसे पहले किसने देखे थे, तो वो कार्ल्स बर्ग ने देखे थे। सबसे पहले उन्होंने ही देखे थे, कार्ल्स बर्ग ने देखे थे। कौन देखे थे, कार्ल्स बर्ग ने देखे थे। लेकिन वो ज्यादा काम उस पर कुछ नहीं किए, बस वो देखकर छोड़ दिए और उन्होंने बता दिए कि ये डीएनए है। तो ध्यान दीजिएगा, जो स्प्रिंग जैसा जो दिख रहा होगा ना, वही आपका डीएनए है। लेकिन जब सबसे पहले देखे, वो ज्यादा तो विकास इस पर नहीं किए कार्ल बर्ग ने, लेकिन उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था वाटसन एंड क्रिक। वाटसन और क्रिक आए और उसको पकड़ के और खींच दिए, उसको पकड़कर क्या कर दिए, खींच दिए। और जब खींच दिए तो डीएनए का जो संरचना हो गया वो डबल बॉन्ड संरचना का हो गया, डबल कुंडली नुमा संरचना का हो गया, यानी डबल हेलिकस बन गया। क्या बन गया, डबल हेलिकस बन गया, डबल बॉन्ड, डबल संरचना का बन गया, जो आप पिक्चर स्ट्रक्चर में देख रहे होगे, यहां पर भी है और यहां पर भी है। इसका स्ट्रक्चर जो हो गया, यानी डबल हेलिकस बन गया, डबल कुंडली नुमा संरचना का बन गया। जहां से ऑब्जेक्टिव आपसे कर सकता है कि डीएनए का जो आकार होता है डबल हेलिकस होता है, यानी डबल कुंडली नुमा संरचना का होता है। क्लियर हुआ। तो डीएनए का सबसे पहले किसने देखे थे, तो कार्ल बर्ग ने देखे थे। और डीएनए के बारे में जो संरचना, जो स्ट्रक्चर जो है, संरचना किसने दिए थे, तो वाटसन एंड क्रिक नाम का वैज्ञानिक ने दिए थे। क्लियर हुआ। उसके बाद जब हम लोग को देखिएगा, और एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जोहान्सबर्ग। जोहान्स नाम सुनिएगा, देहात गांव में सुनते हो जोहान्स, तो इसमें जोहने गए, याद रखिएगा कि डीएनए में क्या कहेंगे, जोहने गए। देहात में हम लोग सुनते हो ना जोहना, ना बोलते क्या, कुछ कहता है तो बोलता है, इसको इकट्ठा बोलते हैं कि ना काम जो रहा है जी, जोप रहा है, यानी इकट्ठा कर रहा है, खोज रहा है, जो हो रहा है। तो इसीलिए इस डीएनए में जोहने गए एक व्यक्ति नाम था, जिनका नाम था जोहान्सबर्ग। क्या नाम था, जोहानसन थे। क्या नाम था उनका, नाम था जोहानसन। क्या नाम था उनका, जोहानसन आए और उन्होंने, जोहानसन ने बताए थे किसके बारे में, यानी कि यानी इसके अंदर एक और भी गुण होता है, जो आप एग्रीग देख रहे हो ना, तो वो क्या कहलाया, कि वो जीन कहलाया। क्या कहलाया, जीन कहलाया। और यही जीन दो, देखिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं कि क्रोमोसोम को खींचे तो वो ना डीएनए बना, और डीएनए को जब खींच दिए, जब डीएनए को खींच दिए तो बन गया हमारा जीन। ऑलरेडी यहां तक तो ज्यादा कोई कंफ्यूज नहीं होता है कि क्रोमोसोम में किसका, देखिएगा न्यूक्लिक में किसका निर्माण होता है, बताओ। क्रोमोसोम कहां पाया जाता है, न्यूक्लिक में पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और डीएनए को जब खींच देंगे तो वो क्या बन जाएगा, जीन के बारे में। इसके बारे में, जीन के बारे में। तो क्लियर हुआ, ये आपके क्या हो गया, जीन के बारे में। तो ज्यादा तो नहीं है इसको, अगर देखिएगा डीएनए को, देखिए तो ध्यान से समझिएगा, अगर डीएनए को जब खींचे है ना तो ये बन गया जीन, तो जीन को हम ढकलेंगे, सटेगा तो बन जाएगा डीएनए। और जब डीएनए को जब ढकलेंगे तो वो बन जाएगा क्रोमोसोम। आप क्रोमोसोम को एग्जॉर्ब करके देखेंगे तो देखिए कहां बन गया, न्यूक्लियस में बन गया। कहां बन गया, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से कभी कभार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि आपको देखोगे जीन हो गया, यानी ज्यादा खींच दिए तो वो जीन बन गया, और उसके बाद जब खींचे हो ना, उसको सटाएंगे, थोड़ा सा डीएनए बनेगा, उसको भी सटा देंगे तो क्रोमोसोम बन जाएगा, और उसको भी मोड़ देंगे तो देखो कहां पाया गया, न्यूक्लियस में पाया गया। क्लियर हो गया। यहां तक तो ऑलरेडी किसी का दिक्कत तो नहीं हुआ। बस आप वीडियो पर बिल्कुल तरह से बने रहे, है ना, बिल्कुल हम लोग आराम तरीके से क्या करेंगे, हर एक टॉपिक आपसे शेयर करेंगे। उसके बारे में देखिएगा, डीएनए जो पाया जाता कहां, पहले हम लोग इसके बारे में बात करो। अगर इसकी हम लोग लंबाई चौड़ाई की बात करो तो देख रहे हो ना, एक बॉन्ड की जो लंबाई जो होता है वो 34 एंगस्ट्रम होता है। कितने एंगस्ट्रम होता है, 34 एंगस्ट्रम। अगर इसकी लंबाई की बात कर दो, डीएनए की अगर हम लंबाई की अगर बात कर दे बाबू, तो 34 एंगस्ट्रम होता है। कितने होते हैं, 34 एंगस्ट्रम होता है। अगर इसकी चौड़ाई की बात कर दे तो कितना होता है, यानी 20 एंगस्ट्रम होता है।
ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई जो हो गया 34 एंगस्ट्रम हो गया और इसकी चौड़ाई जो हो गया 20 एंगस्ट्रम हो गया। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें जो होता है 10 क्षार पाया जाता है। कितने क्षार पाया जाता है? 10 क्षार पाया जाता है। यहां से पूछ सकता है आप में, हम लोग क्षार के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा कि इसमें 10 क्षार लंबाई चौड़ाई ऑलरेडी आप लोग को पता चल गया कि इसमें इसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रम, चौड़ाई 20 एंगस्ट्रम और इसमें 10 प्रकार का वैस क्षार पाया जाता है, क्षार पाया जाता है। क्लियर हुआ यहां तक? अब उसके बाद हम लोग कहते हैं कि डीएनए आखिर पाया कहां जाता है? डीएनए पाया कहां जाता है? तो डीएनए देखिएगा तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि डीएनए पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो डीएनए हमारा न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। लेकिन ऑलरेडी और भी जगह पे डीएनए पाया जाता है। वो कहां कहां पाया जाता है? डीएनए जो होता है न्यूक्लिक अम्ल के साथ साथ हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। और पेड़ पौधे में जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है। यानी क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। तो याद हुआ, यानी हमारे शरीर में जो कहां पाया जाता है, यानी न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। उसके बाद कुछ हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और कुछ कहां पाया जाता है हमारा, यानी सॉरी कुछ और पेड़ पौधे में कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि कहां कहां पाया जाता है। तो आपको देखिएगा, अगर आप टॉपिक पर थोड़ा सा अगर बात करते हो डीएनए के बारे में, तो क्लियर हुआ कि न्यूक्लिक अम्ल को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला जो होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए का पूरा नाम आप लोग को पता हो गया। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो क्लियर, यहां तक किसी का दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं डीएनए के बारे में। यहां तक तो किसी का दिक्कत नहीं ना? आप वीडियो पर सटीक बने रहो, यहां से हर एक टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अब उसके बाद डीएनए आखिर करता क्या है, यानी अब डीएनए क्या करता है? तो डीएनए जो करता है यानी जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन देता है। हम तो ये तो पता हो गया। तो हमारा डीएनए जो होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन देता है। जैसे अगर हमारे बात करो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में, तो ये जेनेटिक्स अनुवांशिकता का विकास किसके द्वारा होता है? तो ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में भी जो कोई होगा ना जी बनाने वाला, कि हाँ ना, ये हमारा हाथ है, हाथ को यहां से निकालना है, एक हाथ में 5 उंगलियां है, ये बनाने वाला कौन हो गया? यानी है ना, पैर में कहां से निकालना है, मुंह को कहां डालना है, मुंह पर चेहरे पे बाल कहां लाना है, आंख कहां लाना है, नाक कहां डालना है, बनाना है, तो सब ऑलरेडी हमारे शरीर में तो कोई ऐसे अंग होंगे जो बनाने के काम करते होंगे। अगर बताओ कि अच्छे से काम अगर जेनेटिक्स ना करे, जीन ना करे, डीएनए ना करे, तो वो क्या करेगा? अगर मान के चलो कि बताओ यहाँ पे बाल आने के लिए अगर बाल यहाँ पे ला देता तो कैसा लगता? तो हमारे शरीर में तो कोई बनाने के लिए होगा ना। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मान लिया मुंह हमारा यहाँ पर है, तो हम लोग को किसी को पता है ना कि ना मुंह यहीं पे डालना है। अगर मुंह यहाँ को डाल देता और नाक यहाँ डाल देता, तो अगर खाने के लिए कहता तो ऐसे करने के लिए खाओ, और सूंघने के लिए रहता तो इस प्रकार से सूंघते, है ना। तो ऑलरेडी तो ये सब तो अच्छा नहीं है ना है। तो हम लोग को शरीर के अंदर जो होते हैं कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जो एक जगह पे बनाने के काम करता है, और वो काम कौन करता है? जो हमारा करता है जीन यानी डीएनए करता है। तो कह देगा, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जेनेटिक्स गुण को यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन देता है? तो अगर जीन रहेगा तो जीन मार देना है, अगर जीन ना मिले तो डीएनए मार देना है, अगर जीन ना रहे तो डीएनए मारिएगा। अगर जब है ना, जब जीन भी ना रहे तो डीएनए भी ना रहे, तो क्या मिलेगा? क्रोमोसोम तो जरूर मिल जाएगा आपसे। अब कहोगे कि क्यों मारेंगे? तो पता है, अभी बताएं, किसको सटाएंगे जीन को तो डीएनए बनेगा, डीएनए को सटाएंगे तो क्रोमोसोम बन जाएगा। क्लियर है? तो अगर जीन देगा तो जीन को ऑलरेडी टिकआउट कर देंगे, अगर जीन ना रहे तो डीएनए के टिकआउट कर देंगे, अगर डीएनए भी ना रहे तो क्रोमोसोम को टिकआउट कर देंगे। क्लियर हुआ? तो ये हमारा होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है कि कहां पे कौन सी अंग को हम लोग को क्या करना है, विकास करना है। जैसे हमारा वंश खानदान हमारे वंश का विकास। तो आप ये मत समझ लीजिएगा वंश का मतलब कह रहे हैं कि आपका खानदान के बारे में, यानी वंश का मतलब हो गया मानव जाति का वंश, मानव का है ना, मानव का खानदान बोल रहे हैं हम लोग। मानव खानदान का है, मानव वंश का जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करता है? स्थानांतरण करता है। जैसे हमारा में डीएनए जो हो गया हमारे माता पिता का है, आपका शरीर में आपका माता पिता का डीएनए चल रहा है, तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर है?
तो अब क्लियर होता है, लेकिन कभी कदार जो होता है ना अनचेंजिंग कर लेता है, कभी कदार ये भी गलती कर देता है। बात समझ रहे हो ना, डीएनए भी क्या कर देता है, कभी कदार जो हो ना काम करना हम थक जाता है कि हम ना करेंगे जी, जैसे हम लोग भी थक जाते हैं ना काम करते करते कि अब हमरा से कुछ काम होने वाला नहीं है, तो कभी कदार जो होता है ना डीएनए भी क्या करता है, इंफॉर्मेशन गलत दे देता है। कभी कदार ये भी कहा करता है क्या जो ससुराल रोजम तो हम ही को काम करना है, ये हमको से अब होने वाला उड़ा नहीं है, वो भी बेचारा थक जाता है। तो कभी कदार बाय मिस्टेक देखे होंगे कि किसी किसी को देखिएगा कि कुछ है ना शरीर के स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, कभी किसी को कुछ हो गया, पूंछ निकल गया, कभी किसी का आंख देखिएगा एकदम बेढंग हो जाता है, कभी कुछ हो गया, कभी हाथ, ये सब जो होते हैं ना इन्फॉर्मेशन, हाथ टेढ़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इधर फेंक दिया, इधर उठ गया, तो ये सब होता है। कभी कदार जो होते हैं गलत इन्फॉर्मेशन के कारण कौन करता है, जब डीएनए गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है तो हमारा शरीर का स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो क्लियर हुआ। लेकिन या हमारा जो होता है डीएनए जो इंफॉर्मेशन तो देता है, वंश का तो खानदान का तो विकास करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में तो जाता ही है, लेकिन क्या करता है उसके बाद, ऐसा नहीं करो कि हमारा जैसे मान के चलो हम आपके पास बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो डीएनए जो गुण होता है ना हमारे शरीर में नहीं होता है, हमारे मसल्स में नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो मान के चलो कि हम आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो हम बायोलॉजी पढ़ा तो मेरे संतान जो जन्म लेगा वो ऑलरेडी हम शुरू से बोलेगा कि अब हम बायोलॉजी वाला हो गए भाई जी, है ना, हम बायोलॉजी वाले हो गए, हमको जितना बायोलॉजी पूछो है ना हम लोग बताएंगे। वैसा बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पहलवान का बाल बच्चा हो, है ना, जैसी पैदा लिया जैसी हुआ बोला गया हम पहलवान बन गए जी, हम पहलवान, ऐसा नहीं होता है। उसका जो है पहलवानी या मान के चलो हमें पे लो तो बायोलॉजी की जो ज्ञान है वो हमारा ब्रेन में है, दिमाग में है, ये हमारा कोशिका में नहीं है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस में नहीं है, डीएनए में नहीं है, हमारा कोशिका में। तो कोशिका हमारे शरीर में देखो काम कर रहा है, तो कोशिका में रहता तब ना। हाँ, अगर मान के चलो कि हमारा सेल्स, हमारा कोशिका बायोलॉजी का जो ज्ञान है वो न्यूक्लियस में चला जाएगा, और न्यूक्लियस से क्रोमोसोम में चला जाएगा, और क्रोमोसोम से जब अगर डीएनए में चला जाएगा तब हमारा जो आने वाला जो संतान होगा वो कहेगा कि नहीं अब हम बायोलॉजी वाले बन गए, अब हम बायोलॉजी का बिना पढ़े लिखे जब हमारा शरीर में कुछ हो गया, बायोलॉजी हो गया। पहलवान का बच्चा करेगा, अगर पहलवान का बच्चा, अगर पहलवान का डीएनए यानी डीएनए इसमें चला जाएगा, उसके बाद क्रोमोसोम में चला जाएगा, जब उसका पहलवानी का गुण अगर डीएनए में चलेगा तो उसका बच्चा बोलेगा कि अब हम पहलवान बन गया रे, अब दिखाते रहेगा कि अब हम पहलवानी करने से पहला सीखने से ज्यादा ही क्या हो गया पहलवान। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो गुण जो हो गया ये पहलवानी का गुण उसका मांसपेशिया में है, मसल्स में है, उसका सेल्स में नहीं है। बात समझ रहे हो ना। पहलवान का बेटा ऑलरेडी पहलवान न भी हो सकता है, पढ़े लिखे व्यक्ति का संतान पढ़े लिखे नहीं हो सकता है। वो क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो हमारा होता है वो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस में पाया जाता है, जो डीएनए का विकास करता है, गुण का विकास करता है। ये नहीं कहो तो उसका ऑलरेडी एकदम सेम कॉपी छाप देगा, नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। तो बात समझ में आ गया। तो अगर आपको इतना इंफॉर्मेशन अगर आपको पता चला तो जल्दी से पहले इसको आप कॉपी करोगे, और कॉपी करने के बाद आप आपको देख रहे होगे, जिसमें अगर थोड़ा सा अगर टॉपिक के बारे में डीएनए के बारे में देख लिए, लंबाई चौड़ाई देख लिए, अगर डीएनए में जो अगर डबल कुंडली नुमा संरचना होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये डबल कुंडली नुमा जो संरचना होता है, ये वाला जो ऊपर वाला जो भाग होता है, यानी डबल कुंडली नुमा जो संरचना है, ये आपका जो होता है, ये वाला जो आपको रस्सी जैसा जो दिख रहा होगा उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जहां से ऑब्जेक्टिव कह सकता है कि डीएनए जो कुंडली नुमा संरचना का होता है वो किसका बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किसको बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। और यहाँ पर दोनों रस्सियां ना, ये दोनों रस्सियां यहाँ से आकर जो भाग पर मिलता है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रोमोटीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोटीन बोलते हैं। यहां से क्वेश्चन करेगा आपसे कि जब डीएनए के डबल कुंडली नुमा जो जिस भाग पर आकर मिलता है उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको क्रोमोटीन कहते हैं। तो अगर ऑलरेडी इतना आपको क्लियर हुआ तो जल्दी से आप इसको एक स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे